ऑन 23 सितंबर 2015 मॉर्निंग एक वुमन जिसका नाम डॉक्टर निक वाइट था, उसकी नींद डोरबेल की आवाज़ और स्क्रीमिंग्स और शाउटिंग सुन के खुल गई। उसने कर्टन्स ओपन करके देखा तो एक आदमी दिखा जो सिर्फ अंडरवेयर पहना हुआ था। उसके हेड से लेकर शोल्डर तक मड लगा हुआ था। पहले निक को लगा था कि ये कोई वियर्ड जोक या प्रैंक है, बट वो आदमी ज़ोर ज़ोर से स्क्रीम कर रहा था और हेल्प मांग रहा था। फिर एक आदमी जिसका नाम थॉमस वीड था एक फ्लैट से बाहर आया। उसके हाथ में एक गोल्फ क्लब था। थॉमस कोई अटैकर नहीं था। उसने भी स्क्रीमिंग की आवाज़ सुनी थी और लगा कि कोई हेल्प मांग रहा है। पहले उसको लगा कि शायद फॉक्सेस फाइट कर रहे हैं, बट फिर उसको समझ में आया कि ये एक ह्यूमन स्क्रीम है। थॉमस बाहर आया ताकि हेल्प करे। कुछ और नेबर्स भी बाहर आए ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने उस स्क्रीमिंग आदमी के पास जाके देखा तो उनको समझ में आया कि ये कोई जोक नहीं था। वो आदमी मड से कवर नहीं था, बल्कि उसकी स्किन लिटरली मेल्ट हो रही थी और बॉडी से गिर रही थी। What's happening, please? Somebody threw acid or something over his face. He threw acid over his face, apparently. Said acid thrown over his face? Yeah. उस आदमी का नाम मार्क वेन डोंगन था। मार्क 28 ईयर्स का था और वो नीदरलैंड से है। वो यूके में स्टडी कर रहा था। वो एक इंजीनियर था और उसकी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम बेलिना वॉलेस था। दोनों 2010 में मिले थे। बेलिना एक फैशन स्टूडेंट थी और मार्क से लगभग 20 ईयर्स ओल्डर थी। अगस्त 2015 में उनका रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया। मार्क के फ्रेंड्स ने देखा था कि उसके बॉडी पे स्क्रैचेस होते थे। एक बार तो बेलिना ने उसके ऊपर बॉइलिंग वाटर डाल दिया जब वो सो रहा था। इसीलिए मार्क ने राइट डिसीजन लिया और उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। मार्क को एक नई गर्लफ्रेंड भी मिल गई थी। 2 सितंबर 2015 को, यानी मार्क के स्ट्रीट पे मिलने के 21 डेज पहले, बेलिना ने अपने कंप्यूटर पे जाके एक टॉपिक सर्च किया, एसिड अटैक्स। उसने 82 केसेस देखे जिसमें लोगों पर एसिड डाला गया था और उनके साथ क्या हुआ था। ये सब देखने के बाद उसने अमेज़ॉन पे जाके कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का एक बॉटल ऑर्डर किया था। उसी दिन मार्क ने पुलिस को कॉल किया और बताया कि बेलिना उसको और उसकी नई गर्लफ्रेंड को हरास कर रही थी। बेलिना ने मार्क की नई गर्लफ्रेंड को मल्टीपल टाइम्स कॉल किया, बट जब वो फ़ोन उठाती थी बेलिना सिर्फ साइलेंट रहती थी, जस्ट टू स्केयर हर। बेलिना ने मार्क को ये भी बोला कि अगर उसने उसको छोड़ दिया तो वो अपनी लाइफ एंड कर देगी। पुलिस ने बेलिना को कांटेक्ट किया और उसको वार्न किया कि वो ये सब स्टॉप करे। उस दिन मार्क ने अपने फादर को भी कॉल किया था। उसने अपने फादर को बताया कि वो सच में बेलिना से डरता है। उसने उनको स्क्रैचेस और बॉइलिंग वाटर अटैक की भी बात बताई। मार्क को डर था कि बेलिना कुछ और भी कर सकती है, लेकिन फिर भी 22 सितंबर की रात को वो बेलिना के फ्लैट गया था ताकि उसको क्लियरली बता सके कि उनका रिलेशनशिप ओवर हो चुका है और कुछ शांति बना सके। मार्क ने डिसाइड किया कि वो रात वहीं रुकेगा। 23 सितंबर को रात के 3 AM मार्क बेड में सो रहा था। बेलिना उठ गई, किचन में गई और उसने जो एसिड खरीदा था उसको एक कप में डाल दिया। फिर वो बेडरूम में वापस आई, मार्क को जगाया और उस पर हंसी। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें नहीं रख सकती तो कोई भी नहीं रख सकता। फिर बेलिना ने डायरेक्टली मार्क के फेस पे एक बड़ा अमाउंट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फेंक दिया। मार्क को तुरंत बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। वो भाग के बाहर गया और नेबर्स ने उसकी मदद की। उसको पेन में चिल्लाते हुए देखा और उसको हेल्प मांगते हुए सुना। नेबर्स ने इमरजेंसी सर्विस को कॉल किया और ऑपरेटर को बताया कि मार्क की एक्स गर्लफ्रेंड ने उसके फेस पे एसिड डाला है। नेबर्स ने मार्क को एक फ्लैट के अंदर ले जाके कोल्ड शावर दिया ताकि उसका दर्द थोड़ा कम हो सके जब तक पैरामेडिक्स वहाँ पहुँचे। जब पैरामेडिक्स आए उन्होंने देखा कि मार्क की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसके माउथ से फोमिंग आ रही थी और उसके फेस, चेस्ट, शोल्डर्स, आर्म्स और लेग्स पे एक्सट्रीमली सीवियर केमिकल बर्न्स थे। उन्होंने तुरंत पेन रिलीफ दिया और उसको हॉस्पिटल ले जाने लगे। एम्बुलेंस में जाते वक्त मार्क बार बार कह रहा था कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पैरामेडिक ने उसकी आंखों में देखा तो एक आइरिस कम्प्लीटली डिसॉल्व हो चुका था। मार्क ने पैरामेडिक्स को बता दिया कि ये सब किसने किया है। उसने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि वो उसकी नई गर्लफ्रेंड को चेक करे क्योंकि उसको डर था कि उसके साथ भी यही हो सकता है। पुलिस ने बेलिना के फ्लैट में एंटर किया और उसको बस सोफ़ा पे शांति से बैठा हुआ पाया। पुलिस ने उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया।
मार्क की नई गर्लफ्रेंड बिल्कुल सेफ थी, पुलिस ने कंफर्म कर दिया। जब मार्क हॉस्पिटल पहुंचा, उसने अपनी हालत देखी और ज़ोर से चिल्लाया। उसने कहा था कि अब वो जीना नहीं चाहता। मार्क के इंजरीज इतने ज़्यादा सीवियर थे कि उसको 4 मंथ्स के लिए कोमा में डालना पड़ा। वो सिर्फ वेंटिलेटर की मदद से सांस ले सकता था। एसिड ने उसके लोअर लेफ्ट लेग को भी इतना डैमेज कर दिया कि डॉक्टर्स को उसका लेग एम्पुटेट करना पड़ा। सल्फ्यूरिक एसिड जलता रहा, सिर्फ स्किन और मसल्स तक नहीं बल्कि सीधा बोन तक। एसिड ने बोन के आसपास के मेम्ब्रेन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया और मार्क के कुछ बोन्स कैविटी से भरे हुए थे। ये उसके लिए अनबेरेबल पेन का कॉज बना। मार्क की नाक कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और एक कान भी ख़त्म हो गया था। पुलिस ने मार्क के फैमिली को ढूंढने की कोशिश की ताकि उनको बता सके कि ये सब क्या हुआ है। उसकी फैमिली नीदरलैंड्स में रहती थी, इस वजह से उनको लोकेट करने में 10 दिन लग गए। जब उसके फैमिली को न्यूज़ मिली तो वो तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे ताकि मार्क के साथ रह सके। जब मार्क के फादर हॉस्पिटल पहुँचे तो स्टाफ ने उनको बताया कि मार्क कहाँ है। शायद उनको मार्क के इंजरीज़ के बारे में पूरा आइडिया नहीं था, क्योंकि जब वो वार्ड में गए थे अपने बेटे को ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको कहीं नहीं मिला। वो वापस रिसेप्शन डेस्क गए और कहा कि शायद स्टाफ ने कोई मिस्टेक कर दी है, लेकिन स्टाफ ने कहा कि मिस्टेक नहीं हुई है। माँ के इंजरीज इतने सीवियर थे कि वो अपने खुद के फादर के लिए भी कम्प्लीटली अनरिकॉग्नाइजेबल बन चुका था। आखिर मार्क कोमा से बाहर आया, लेकिन सिर्फ उसके माउथ और टंग में मूवमेंट थी। वो कम्युनिकेट करता था अपनी टंग को अल्फ़ाबेट बोर्ड पे लेटर्स की तरफ निकाल के, जब उसका फादर उस बोर्ड पे लेटर्स पॉइंट करता था। कुछ टाइम रिकवरी के बाद मार्क वापस बोलना स्टार्ट कर सका, लेकिन वो नेक के नीचे कम्प्लीटली पैरालाइज्ड हो चुका था। मार्क डीप डिप्रेशन में चला गया। पेन, ट्रॉमा और मूवमेंट लॉस ने उसके मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर डाला। मार्क के इंजरीज इतने सीवियर थे कि पुलिस ने डिसाइड किया कि उसकी पिक्चर्स कभी रिलीज़ नहीं की जाएंगी। अब से मार्क को लाइफ टाइम के लिए कांस्टेंट और डेडिकेटेड केयर की ज़रूरत है। 22 नवंबर 2016 को मार्क के लिए केयर होम अरेंज किया गया ग्लॉस्टर में, लेकिन सिर्फ एक रात उस केयर होम में रहने के बाद मार्क ने अपने फादर को कॉल किया और प्लीड किया कि वो ग्लोसेटर आए और उसको वहाँ से ले जाए। मार्क के फादर 800 माइल्स ड्राइव करके केयर होम पहुँचे। जब वो अंदर गए तो देखा कि मार्क अपने कमरे में पड़ा हुआ था और उसके बॉडी पे उसका खुद का फीसिस था। ही वॉज रियली इन ए हॉरिबल कंडीशन। मार्क के फादर ने प्रॉमिस किया कि वो उसको वहाँ से जल्दी निकालेंगे। मार्क के फैमिली और फ्रेंड्स ने एक प्राइवेट एम्बुलेंस हायर की और फाइनली मार्क को वापस उसके कंट्री भेज दिया। मार्क को एक केयर होम मिल गया जहाँ उसको पहले से ज़्यादा अच्छा केयर दिया जा सकता था, लेकिन जैसे कि सब कुछ ऑलरेडी बहुत बुरा हो चुका था, मार्क को एक लंग इन्फेक्शन हो गया। उसके गले में एक ट्यूब डालनी पड़ी ताकि उसको लंग से लिक्विड रिमूव किया जा सके। इस ऑपरेशन का मतलब ये था कि मार्क कभी दोबारा बोल नहीं पाएगा। अपनी फैमिली के साथ बात करना एक वही चीज़ थी मार्क को मेंटली स्ट्रांग बना रही थी। और अब जबकि ये भी चला गया था, मार्क ने यूथेनेसिया के लिए अप्लाई करने का डिसीजन लिया। यूथेनेसिया एक प्रैक्टिस है जिसमें जानबूझकर एक पर्सन की लाइफ एंड की जाती है ताकि उसकी सफरिंग ख़त्म हो जाए, स्पेशली जब वो टर्मिनल इलनेस या एक्सट्रीम पेन फेस कर रहा हो। बेल्जियम में यूथेनेसिया लीगल है और मार्क का एप्लीकेशन अप्रूव हो गया। 2 जनवरी 2017 को मार्क और उसके फादर ने अपना लास्ट वक्त साथ में बिताया। डॉक्टर्स आए और 7:15 PM पर मार्क को ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया। मार्क सिर्फ 29 साल का था जब उसकी मौत हुई और 2018 में उसके केस का ट्रायल शुरू हुआ। बेलिना के डिफेंस ने ये आर्गुमेंट दिया कि मार्क की मौत डॉक्टर के यूथेनेसिया प्रोसेस की वजह से हुई, इसीलिए उसको मर्डर का गिल्टी नहीं माना जा सकता। उसने मार्क पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि वो कंट्रोलिंग और वायलेंट था और ये क्लेम किया कि उसको लगा कि वो मार्क पर सिर्फ एक ग्लास का पानी फेंक रही है, एसिड नहीं। उसने ये भी कहा कि मार्क ने जानबूझकर एसिड उसके बेड के पास रख दिया ताकि वो गलती से उसे पानी समझकर पी ले। लेकिन रियलिटी ये थी कि बेलिना के सर्च हिस्ट्री में उसके ऑब्सेसिव प्लानिंग का प्रूफ था। उसने पहले से ही बहुत सारे एसिड अटैक केसेस को रिसर्च किया था। उसको एग्जैक्टली पता था कि वो क्या कर रही है और उसको सिर्फ एक ही गोल था, माँ की ज़िंदगी को बर्बाद करना। उसने एसिड को पहले एक टेबल पर टेस्ट किया था। इसका मतलब उसको परफेक्टली क्लियर था कि एसिड कितना पावरफुल है। जज ने इस केस को प्रीमेडिटेटेड, सैडिस्टिक, मैलिशियस और कैलस अटैक डिक्लेयर कर दिया। जज ने बेलिना को एक मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग और डेंजरस इंसान बताया। उसने बेलिना से कहा, तुम्हारा इंटेंशन माँ का चेहरा जलाकर उसको डिसफिगर करना था ताकि कोई औरत उसके तरफ अट्रैक्ट ना हो सके। ये एक प्योर इविल एक्ट था।
जब जज को मार्क के इंजरीज और उसके फिजिकल और मेंटल सफरिंग के डिटेल्स पता चले, तब भी बेलिना ने कोई रिमॉर्स शो नहीं किया, बल्कि सिर्फ उसने और ज़्यादा झूठ बोला मार्क के बारे में और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में। आखिर में बेलिना को मर्डर और मैनस्लॉटर के चार्जेस से क्लियर कर दिया गया, लेकिन करोसिव सब्सटेंस थ्रो करने का क्राइम प्रूव हो गया। उसको मिनिमम 12 ईयर्स की जेल की सज़ा मिली। अब भी उस डोरबेल पर निशान है जहां मार्क ने मदद के लिए चिल्लाया था। एसिड ने सिर्फ उसकी स्किन नहीं जलाई, बल्कि मेटल तक करोड कर दिया। ये चीज़ वहाँ के लोकल लोगों के लिए चिलिंग रिमाइंडर है कि ये केस कितना हॉरिफाइंग क्राइम था। माँ की कोई भी इमेजेस पब्लिक नहीं है, जो ये सोचने पर मुझे मजबूर कर देती है कि उसकी इंजरीज कितनी ज़्यादा हॉरिफाइंग रही होंगी। उसके फादर तक ने अपने बेटे को पहचान नहीं पाया। मेरे लिए एसिड अटैक एक दुनिया का सबसे क्रूएल और ट्विस्टेड क्राइम में से एक है। ये सिर्फ अनबेरेबल पेन नहीं देता, बल्कि एक इंसान को हमेशा के लिए डिसफिगर कर देता है। आई नो ये केस पुराना है और हो सकता है कि कई लोगों को इसके बारे में पहले से ही पता है, लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैं आई वॉज रियली शुक, ना सिर्फ मार्क के लिए बल्कि उसके पेरेंट्स के लिए भी, जो किसी भी पेरेंट्स को नहीं देखना चाहिए। और बेलिना, उसने इस प्लानिंग किया, एसिड अटैक के बारे में रिसर्च की, टेस्ट भी किया, और फिर भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद भी झूठ बोला, और उसके लिए बस 12 साल की सज़ा। तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये जस्टिस था? मुझे कमेंट्स में बताओ। Mark was mijn kind, het was mijn jong. Hij is altijd bij mij geweest en we hebben het. Ik hoop dat het niemand, maar dan ook niemand, ooit nog overkomt als vader of moeder of